हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि बिहार लोक सेवा आयोग 17वीं का एग्ज़ाम 2 दिन हुआ। एक तो हुआ 13 दिसंबर को और दूसरा जो हुआ री एग्ज़ाम वो 4 जनवरी को हुआ। हालांकि अभी मामला कोर्ट में गया है, हाई कोर्ट में आज ही एक्सेप्ट भी हो गया है और 15 जनवरी को उस पे आपका हियरिंग होना है। तो देखिए आगे उसमें क्या कुछ होता है, लेकिन अभी जो कुछ सामने है उसको भी देख कर के चलना है। तो अभी क्या है कि 16 जनवरी तक आपको ऑब्जेक्शन करने का मौका है। तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं। अभी हम लोग 13 दिसंबर वाले शिफ्ट का देखेंगे, जिसमें कई ऐसे ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन हैं, जिस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और उससे आपका काफ़ी स्कोर में इजाफा हो सकता है। क्योंकि कई बार होता है कि 1 या 2 नंबर से ही आदमी कट ऑफ से बाहर हो जाता है और मेंस में भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऑब्जेक्शन आपको ज़रूर करना है। कौन-कौन से क्वेश्चन पे करना है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे और कैसे करना है, एक कैंडिडेट का मैं आपको लाइव डेमो यहाँ पे दिखाऊँगा। तो यहाँ पे देखिएगा सारे जो भी क्वेश्चंस डाउटेबल है उसको हम लोग ले लिए हैं और उसका क्या राइट आंसर होगा, आयोग ने क्या दिया है, इन सारी चीज़ों को जानेंगे। और सारे ये प्रश्न हमने जिस सेट से लिया है, तो आपका जो भी सेट होगा उसके अनुसार क्वेश्चन ये देख लीजिएगा उसमें। सबसे पहले चलिए कैसे ऑब्जेक्शन करना है उसको देख लेते हैं, देन एक-एक क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस-किस क्वेश्चन पे यहाँ पे जो डाउटेबल है ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। देखिए, आपको सिंपली सर्च कर लेना है, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं या लैपटॉप से जहाँ भी, तो ब्राउज़र में आपको ऑनलाइन बीपीएससी सर्च कर लेना है और सर्च करेंगे तो ये इंटरफ़ेस आपको वो दिखाई देगा। यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल पे आ जाना है और देखिए यहाँ पे आपको 2 चीज़ माँगा जाएगा, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो जो आपका बीपीएससी का यूज़र नेम था फॉर्म भरते समय और पासवर्ड, उसको यहाँ डाल पे और डालने के बाद ये कैप्चा कोड डाल के इसको सबमिट कीजिएगा। चलिए लॉगिन करते हैं और अगला प्रोसेस दिखाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक कैंडिडेट का हमने लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिखेगा, एक फर्स्ट में 69th का और सेकंड में 17th का। तो चलिए यहाँ पे 17th में जो व्यू डैशबोर्ड है इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे पूरा आपका इंटरफेस ओपन हो के आ जाएगा और यहाँ पे आएगा राइज ऑब्जेक्शन। ये सारा डिटेल्स मैंने साइड में कर दिया है ताकि प्राइवेसी को लेकर के, ठीक है। अब यहाँ पे राइज ऑब्जेक्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपको आ गया है ऑप्शन राइज करने का। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट में लिखना है। तो यहाँ पे जनरल स्टडी लिखना है आपको और यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट सीरीज आपका जो भी है, जैसे जी है, एच है, जो मिला था आपको वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपका किस क्वेश्चन पे डाउट है, तो पहला क्वेश्चन का नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा, जैसे 12 नंबर हो गया। यहाँ पे आपने क्या आंसर चूज किया है वो आंसर यहाँ पे डाल देना है। प्रोविजनल आंसर की में क्या दिया गया है वो ऑप्शन यहाँ पे डाल देना है। और पेज नंबर देखिए, पेज नंबर किसका डालना है, तो किस बुक का आप रेफरेंस दे रहे हैं, जैसे एनसीईआरटी का रेफरेंस दे रहे हैं तो वो किस पेज नंबर में है, यहाँ पे पेज नंबर फील्ड कर देना है। ऑब्जेक्शन डिस्क्रिप्शन, तो इसको डिटेल्स में लिख देना है कि हमने ये आंसर दिया है और ये एनसीईआरटी में भी इसी को आंसर बताया जा रहा है। एनसीईआरटी के इस क्लास के इस चैप्टर से और इस सब्जेक्ट के इतने नंबर पेज में ये बातें कही गई है, तो यहाँ पर रेफरेंस है। उसके बाद एक क्वेश्चन हो गया तो फिर यहाँ से क्लिक करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन ऐड, इसी तरीके से तीसरा, चौथा, जितना क्वेश्चन आपको यहाँ से ऐड करते जाना है और लास्ट में क्या करना है कि यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से कर लेना है। अब चलिए कौन कौन से क्वेश्चन डाउटेबल है उसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा तो सेट जी का 56 नंबर जो क्वेश्चन है, किन जीवाणुओं में बीजाणु द्वारा प्रजनन होता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ना वो कवक में भी होता है और फर्न में भी होता है। तो दोनों में होता है, लेकिन बीपीएससी ने एक को आंसर माना है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग सेट जी का 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 56 नंबर में डी को आंसर माना है, केवल फर्न को, जबकि कवक को भी होता है। यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, एनसीईआरटी में बताया गया है कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं, तो बीजाणुओं से कवक का भी निर्माण होता है। तो यानी फर्न और कवक दोनों होता है यहाँ पे, तो इसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अब इसी में देखिएगा सेट जी में, तो 57 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया, तो आयोग का मानना है यहाँ पे आंसर 1912, जबकि यहाँ पे एनसीईआरटी का रेफरेंस देखिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे इन 1911 when King George पंचम was crowned in England, a दरबार was held in Delhi to celebrate the occasion। तो 1911 में ही ये स्थानांतरित किया गया, तो इसका राइट आंसर 1911 होना चाहिए। तो इसको आप लोग ऑब्जेक्शन कीजिएगा, इसका मार्क्स आपका बढ़ सकता है। अब देखिएगा सेट जी का ही 48 नंबर जो क्वेश्चन है, बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है। ऑप्शन है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कोई ईयर मेंशन ही नहीं है, तो ईयर मेंशन नहीं है तो यहाँ पे तो मान के चलिए कि 2024-25 का जो बजट अनाउंस हुआ था,
तो उसमें तो 2022-23 के अनुसार 25% आंसर होगा। 2023-24 के अनुसार यहाँ पे देखिएगा तो 26% होगा और 17%। तो इसी तरीके से अलग अलग ईयर में अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे कोई ईयर मेंशन ही नहीं किया गया है। तो इस आधार पे इस क्वेश्चन को डिलीट होना चाहिए। तो क्वेश्चन शुड बी डिलीटेड अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो। इसके आगे देखिएगा तो 124 नंबर 124 नंबर में है कि शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश ने शासन किया। यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी जो लोचा है वो टाइम पीरियड को लेकर के है। यहाँ पे टाइम पीरियड गिवन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वंश दिख रहे हैं ये सारे के सारे शिशुनाग वंश के बाद ही मगध पे शासन किए हैं। तो इस तरीके से तो यहाँ पे उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही होता है डी, जबकि आयोग ने इसको नहीं माना है। तो इस आधार पे इसको ऑब्जेक्शन करना चाहिए कि आंसर इसका डी होगा, क्योंकि यहाँ पे जब तक टाइम पीरियड आपने मेंशन नहीं किया है तो जितने भी शिशुनाग वंश के बाद शासक ये है वंश है ये सारे के सारे शिशुनाग वंश के बाद ही हैं। तो फिर कैसे एक को कोई सही मान सकता है, ये सारे के सारे सही होंगे। तो उपरोक्त डी होगा इसका आंसर। अब देखिएगा यहाँ पे तो एक क्वेश्चन है 54 नंबर सेठ जी का ही। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है। तो यहाँ पे क्लियर क्या है, आरबीआई के अनुसार। और जो यहाँ पे ऑप्शन है तो देखिएगा तो जो एज पर इकोनॉमिक सर्वे था 23-24 का, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन इज फोरकास्टेड एज 4.5%, बट क्वेश्चन क्लियरली आस्क्ड अकॉर्डिंग टू आरबीआई, मतलब क्वेश्चन में क्लियर है कि आरबीआई के अनुसार बताना है। सो आरबीआई रिवाइज्ड एवरेज मीन हेडलाइन इन्फ्लेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 एज 4.4% ऑन 6 दिसंबर। और दिसंबर में 6 तारीख को हुआ और एग्जाम का हुआ 13 दिसंबर को। तो इसके अनुसार 4.4 वाला ऑप्शन इसमें होना चाहिए, जबकि ऑप्शन इसमें वो नहीं है। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में भी, तो इसके आधार पर ये क्वेश्चन को डिलीट करना चाहिए, ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। तो 24 नंबर क्वेश्चन में जो है ना वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है। 4 ऑप्शन है, सिनेबार, बॉक्साइट, लिमोनाइट, पायराइट। तो देखिए पायराइट तो होता है, लिमोनाइट भी होता है, तो दोनों होता है। तो दोनों होता है, तो इस आधार पे इस क्वेश्चन को डिलीट करना चाहिए आयोग को। देखिए यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ आयरन ओर्स लिमोनाइट है और पायराइट है, दोनों है इसमें। एफ हो गया और FeOH। तो इस प्रकार से ये दो ऑप्शन है इसमें, तो ये क्वेश्चन भी सुटेबल नहीं है और दिस क्वेश्चन मस्ट बी डिलीटेड। अब यहाँ पे देखिएगा तो सेठ जी का ही 22 नंबर क्वेश्चन है। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। लोक संग्रह है, द ब्रोकन विंग है, इंडियन नेशन है, निर्बल सेवक है। देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक इसलिए है कि इन्होंने समाचार पत्र बोला है, लेकिन ये समाचार पत्र नहीं था, ये मैगजीन था। क्लियरली यहाँ पे देखिएगा तो द प्रिंटिंग प्रेस हैड बीन सेट अप एंड ऑल प्रेजेंटेशंस फॉर रनिंग अ मैगजीन हैड बीन मेड। गीताज श्लोक दैट कंटेन्स द वर्ड लोक संग्रह बिकम our motto and guiding principles. Thus it was decided to name the magazine लोक संग्रह। तो ये मैगजीन था, नॉट अ न्यूज पेपर। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है ना वो स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इसमें जो है वो मैगजीन की बात कहीं ही नहीं गई है। ये क्वेश्चन न्यूज पेपर की बात कर रहा है, जबकि ये जो लोक संग्रह आंसर होगा ये मैगजीन के आधार पर होगा। और बीपीएससी ने इसको सही भी माना है कि लोक संग्रह होगा। तो ये क्वेश्चन में भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लैंग्वेज इशू है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ऑब्जेक्शन जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से सेठ जी का ही देखिएगा तो 130 नंबर क्वेश्चन है। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय यानी ट्राइंगल जो होता है व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था। इसमें है रेशम, अफीम, काली मिर्च, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे देखिएगा आयोग ने क्या आंसर माना है और इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सेठ जी में 130 का क्या माना गया है आयोग के द्वारा, बी आंसर। अब चलिए इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आयोग ने अफीम को आंसर माना है, जबकि यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ रेफरेंस में। द ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड अ न्यू ऑप्शन ओपियम विच ग्रीव इन इंडिया। दे सोल्ड द ओपियम टू चाइना एंड गैव द सिल्वर दैट दे अर्न टू कंपनी एजेंट्स इन
Canton. In return for letters of credit, the company used to silver to buy tea, silk, and prolactin to sell Britannia. This was the triangular trade between Britain, India and China. तो ट्रायंगुलर ट्रेड में केवल ये नहीं था, ये रेशम भी होगा यहाँ पे, तो एक से अधिक होगा इसमें आंसर। उपरोक्त में एक से अधिक होगा, जबकि आयोग ने एक ही को आंसर माना है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन हो सकता है एनसीईआरटी के बेस पे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का वो है कि ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया। तो यहाँ पे ऑप्शन है अप्रैल 1912, अप्रैल 1911, मार्च 1912, उपरोक्त में से एक से अधिक। सबसे पहले आयोग का आंसर देखते हैं, फिर हम लोग राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आयोग ने 111 में ए नंबर ऑप्शन माना है। चलिए अब देखते हैं। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में है ना कि 12 दिसंबर 1911 को ही दिल्ली दरबार द्वारा किंग जॉर्ज पंचम की घोषणा के साथ शुरू हुई थी कि बिहार एक अलग राज्य होगा, और अप्रैल 1912 में बृहद बंगाल से बिहार का औपचारिक अलगाव राज्य के रूप में जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, बट बाकी क्वेश्चंस को आप लोग ऑब्जेक्शन कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।